डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रेखीय गति के बारे में पढ़ा था। यदि किसी भी वस्तु का विस्थापन या स्थान में परिवर्तन किसी रेखा के अलोंग होता है तो उस कंडीशन में हम उसको रेखीय गति या लीनियर मोशन के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार की गति है जो किसी वृत्त के अलोंग होता है, उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऑलमोस्ट वृत्ताकार पथ पर मूव करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिदिन सूर्य धरती के चक्कर लगाती है। वास्तव में पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन गति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि गति सापेक्ष होती है। यदि किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं तो वस्तु भी हमारे रिस्पेक्ट में दूसरी दिशा में मूव करती हुई प्रतीत नजर आती है। ठीक उसी प्रकार से चूंकि धरती जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो धरती पर हम लोग खड़े हैं, इसलिए हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य भी हमारे चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसी तरह गर्मी के मौसम में हम लोग अपने घर में फैन चलाते हैं। फैन की जो गति होती है वो भी वृत्ताकार पथ पर होती है और वृत्तीय गति का एक अच्छा उदाहरण है। हम लोग मेला में जाते हैं या घर में भी झूला लगा करके बच्चे उसका आनंद उठाते हैं, तो इस स्थिति में भी जो बच्चों का प्रत्येक अंग का जो पार्ट होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वह वृत्ताकार पथ पर होता है। इसलिए उस गति को भी हम लोग वृत्तीय गति के रूप में जानते हैं। वृत्तीय गति किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कल को पहले बनाते हैं, क्योंकि इसका जो मूवमेंट होता है वो वृत्त पर होता है। तो इस वृत्त पे किसी बिंदु का जो मूवमेंट होगा तो उसी को हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। अब वृत्तीय गति है, उसको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप यह देखें कि जब वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है तो उससे उसका जो है स्थान में परिवर्तन होता है। अब उस स्थान का जो विस्थापन है उसको निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह रेखीय मोशन नहीं हो रहा है, एक ही दिशा में नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक यूनिक चीज है जो आपको समझ में आएगा कि जब वस्तु का पोजीशन चेंज होता है तो उसका जो कोण है वह कोण भी चेंज होता रहता है। जैसे यदि हम मान लेते हैं कि एक वृत्त है और इसको हम लोग दो अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में डिवाइड करते हैं, जो कि इसके सेंटर केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, और इस अवस्था में केंद्र बिंदु को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। और कोई भी पॉइंट यदि हम लेंगे तो उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिंदु है, वह एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाती है। इसका मतलब है कि वह जो बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा। जब हम बोलेंगे 90 डिग्री से ज़्यादा बनाती है, वह इस यहाँ से लेकर इसके बीच में कहीं भी हो सकती है। 180 डिग्री है तो यहाँ पर होगा। तो एक विशेष चीज हम देखने को मिलता है कि यदि हम किसी भी अ, वस्तु की स्थिति का उस समय एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कोण बनाती है, उससे हम उस वस्तु का पोजीशन को जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर अब देखिए ये मूव करता है, यह जो गति करता है, तो प्रत्येक स्थान पे प्रत्येक बिंदु पे हम एक टेंजेंट खींचेंगे और उसके अलोंग उसकी एक पर्टिकुलर चाल होगी। क्या होगी? चाल होगी। उसको हम लोग बाद में समझेंगे कि इसको स्पर्श रेखीय चाल कहते हैं। तो कोई भी बिंदु है उसको मूव कर रहा है तो प्रत्येक पॉइंट पे उसका एक विशेष चाल होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि इसका जो सेंटर केंद्र बिंदु है उसको हम लोग मूल बिंदु मानते हैं, और वस्तु की स्थिति एट टाइम टी यदि पी है तो टाइम टी प्लस डी टी पर ये थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा, तो वो पी प्राइम पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो डेल टी टाइम में इसने कितना विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, तो डेल थीटा हुआ। इसको हम लोग कोणीय विस्थापन बोलेंगे, क्योंकि
ये जो है सो कोण है और एट टाइम t, और ये कोण है एट टाइम t प्लस डी टी। तो इस दोनों के बीच में क्या है, कोणीय विस्थापन हुआ कितना, डेल थी। तो डी टी टाइम में ये डेल थीटा कोणीय विस्थापन होता है। और चूंकि कोणीय विस्थापन होता है, इसका मतलब क्या है, स्थान में परिवर्तन होता है। स्थान में परिवर्तन होता है तो हम बोलते हैं कि वस्तु में गति है। वस्तु में क्या है, गति है। क्योंकि यह वृत्त के अकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए हम उसको वृत्तीय गति कहेंगे। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि t प्लस डी टी पे बिंदु P प्राइम पे चली गई, तो उस समय कोणीय विस्थापन कितना हुआ, d थीटा हुआ। कितने समय में हुआ, d थीटा dt हुआ। तो कोणीय विस्थापन रेट जो परिवर्तन दर होता है, कोणीय विस्थापन का जो परिवर्तन दर होता है, उसको हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। डी थीटा क्या हुआ, कोण का विस्थापन हुआ, टी क्या हुआ, डी टी टाइम इंटरवल हुआ। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कोणीय विस्थापन का परिवर्तन दर मिलेगा, जिसको हम लोग ओमेगा मतलब कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। कितने, तो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग कोणीय वेग कहेंगे। क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। अब कोणीय वेग दो तरह के हो सकते हैं। कोणीय वेग जो समय के साथ बदलता है उसको चर कोणीय वेग कहते हैं, और कोणीय वेग जो समय के साथ नहीं बदलता है उसको अचर कोणीय वेग कहते हैं। चर कोणीय वेग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर एट टाइम t उसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो यदि टाइम बदलता है तो उसका कोणीय वेग भी बदल जाता है। दैट मीन्स t प्लस डी टी इक्वल टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा हम लिखते हैं। वहीं पे यदि अचर कोणीय वेग है तो ये समय के साथ नहीं बदलता है। एट टाइम t इसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो t प्लस डी टी पे भी उसका कोणीय वेग ओमेगा ही होगा। अब जिस तरह से कोण के विस्थापन की परिवर्तन की दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, उसी तरह से कोणीय वेग में भी परिवर्तन होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो अचर कोणीय वेग है वो समय के साथ बदलता है, तो उसके बदलने की जो दर होगी उसको हम लोग कोणीय त्वरण कहते हैं, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इजकल टू क्या हुआ, डी ओमेगा बाई डी टी। इस तरह से हमारे पास वृत्तीय गति में भी तीन बातें समझ में आती है। एक है कोणीय विस्थापन, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, इनफैक्ट डेल थीटा से डिनोट करते हैं। दूसरा कोणीय वेग जिसको ओमेगा से करते हैं, और कोणीय त्वरण जिसको अल्फा से करते हैं। और जिस तरह से रेखीय गति के नियम होते थे उसी तरह से कोणीय गति के नियम होंगे, और बिल्कुल उसी तरह से होंगे। जैसे फाइनल कोणीय वेग, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो अंतिम कोणीय वेग इक्वल टू प्रारंभिक कोणीय वेग प्लस कोणीय त्वरण गुने समय अंतराल, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और उसी तरह से जो कोणीय विस्थापन होगा गिवन टाइम इंटरवल टी में, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग कोणीय वेग और विस्थापन, कोणीय विस्थापन के बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। इस तरह से हमारे पास ओमेगा, अल्फा, टी एंड थीटा ये चार वेरिएबल हैं। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें से पर्टिकुलर इक्वेशन का उपयोग करके इसको हम लोग कोणीय गति के नियम से सभी वेरिएबल्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोणीय गति को और विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी बिंदु या वस्तु इस वृत्त पर मूव कर रही है, तो किसी भी समय इसका एक रेखीय चाल भी होता है। उस रेखीय चाल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यदि उसका मूवमेंट यदि हम लोग देखें, विस्थापन देखें बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए सर्कल पे भी, तो उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट रेखीय गति, रेखीय दिशा में रैखिक गति के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो चाल होता है वो दूरी बट्टा समय होता है। तो ये जो P से P के बीच में जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया P प्राइम, ये उसका दूरी हो गया। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पाथ की जो लंबाई होती है वही दूरी होता है और उसका समय अंतराल डेल टी। तो इसलिए अगर मान लीजिए इस पॉइंट P पे बिंदु का चाल को निकालना होगा तो हमें ये लेंथ पी प्राइम को समय अंतराल से डिवाइड करना होगा। तो इसलिए v इक्वल टू पी प्राइम बाई डेल टी हुआ। अब गणित के नियमों से हम सभी लोग जानते हैं कि जो आर्क है, इस आर्क का जो लंबाई है वो रेडियस गुने वो आर्क कितना एंगल सबटेंड करती है केंद्र बिंदु पर, उसे मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो यहाँ पे पी प्राइम बराबर हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाई दिस डेल थीटा। सो पी प्राइम बराबर क्या हुआ, आर डेल थीटा। नाउ रिप्लेसिंग पी प्राइम विथ आर डेल थीटा, v इज इक्वल टू आर डेल थीटा बाई डेल टी मिलता है। अब ये डेल थीटा बाई डेल टी इसका एक सीमांत मान ले। सीमांत मान का मतलब है कि डेल टी टेंडिंग टू जीरो। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे डी थीटा बाई डी टी। तो v इक्वल टू क्या होगा, आर डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, उस बिंदु पर ओमेगा, उसका कोणीय वेग। तो जो रैखिक चाल है, स्पर्श रेखीय चाल टेंजेंशियल स्पीड टेंजेंशियल स्पीड बराबर हो जाएगा रेडियस गुने कोणीय वेग आर ओमेगा। सो v इक्वल टू आर ओमेगा। इस तरह से हम लोग रेखीय चाल और कोणीय वेग में एक रिलेशनशिप मिलता है। यदि आपको कोणीय वेग पता है तो आप रेखीय चाल निकाल सकते हैं, और रेखीय चाल यदि पता है तो आप कोणीय वेग निकाल सकते हैं। इसलिए v इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू आर ओमेगा। अब इस रेखीय चाल को यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमें dv बाई डी टी मिलता है। चूंकि वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो चाल है उसको यदि परिवर्तन की दर निकाले तो वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग ही होगा, और इसलिए हम लोग इसको टी सबस्क्रिप्ट से डिनोट करते हैं। त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण इसको बोलेंगे। तो स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर हो जाएगा आर इंटू अल्फा। अल्फा क्या हो गया, हम सभी लोग जानते हैं अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी, और दैट इज वृत्तीय त्वरण उसको बोलेंगे। इसलिए अब यदि कोई वृत्तीय गति इस तरह से है कि उसकी जो चाल है वो समय के साथ नहीं बदलती है, तो ऐसे गति को हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो बाय डिफिनीशन कण की चाल नहीं बदल रही है। जब कण की चाल नहीं बदल रही है तो उसका कोणीय वेग भी नहीं बदलेगा, और उस कंडीशन में जो इसका तो एक्सेलरेशन होगा, जो कोणीय त्वरण होगा, वह उसका मान शून्य होगा। तो एक समान वृत्तीय गति के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हो गए। v बराबर होगा, कोणीय वेग बराबर होगा, अल्फा बराबर 0 होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं और इस इक्वेशन को देखते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि एक रिलेशनशिप है रैखिक चाल और कोणीय वेग के बीच का एक रिलेशनशिप है v इक्वल टू आर ओमेगा। और इसको यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये dv बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी होगा। अब dv बाई डी टी क्या होगा, at होगा, टेंजेंशियल एक्सलरेशन, त्वरण का जो है चाल की दिशा में कण के त्वरण का घटक, इसको बोलेंगे चाल की दिशा में कण के त्वरण का घटक। अब चाल की दिशा क्या है, अलोंग द टेंजेंट है, इसलिए इसको भी हम लोग स्पर्श रेखीय त्वरण अंग्रेजी में टेंजेंशियल एक्सलरेशन कहते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ए आर भी होता है, दैट इज रेडियल एक्सलरेशन। अभी हम लोग समझते हैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन को। और ये अल्फा है, ये क्या है, ये कोण से रिलेशन रखता है, और कोणीय वेग के परिवर्तन के दर को हम लोग अल्फा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है स्पर्श रेखीय त्वरण, वह कोणीय त्वरण से उसी तरह से जो रिलेशन है जिस तरह से आपका रैखिक चाल का कोणीय वेग से। अब एक प्रश्न करते हैं कि एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर रेखीय वेग 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कण का कोणीय वेग निकाले।
यहाँ पर हम लोगों को वृत्त का त्रिज्या दिया है, r बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 0.2 मीटर के रूप में लिख लेंगे। और यहाँ पर रेखीय वेग का मतलब क्या हुआ, चाल v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और निकालना क्या है, कोणीय वेग w निकालना है। तो हम सभी लोग जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए ओमेगा इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा। जब भी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं तो एक उसका सर्कल खींच लेना चाहिए और जो पोजीशंस है उसको डिनोट करना चाहिए, और फिर सबकी वैल्यू हमको दिया गया है उसको लिख करके क्या निकालना है उसको भी डिनोट करना चाहिए। फिर हमको देखना चाहिए कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है जो इस नियम को, इससे हमको ये जो अननोन क्वांटिटी है वो मिल सकता है जो गिवन क्वांटिटी है, और इस तरह से हम आंसर के पास पहुंच जाते हैं। अब एक कण है जो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर चल रहा है, इसकी चाल एक समान दर से बढ़ जाती है, दर से बढ़ रही है मतलब कि त्वरण है। और यदि चाल 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो कण का कोणीय त्वरण का मान बताए। तो एक तरीका तो आपका है कि इस तरह से आप पूरा आपने निकाला और उसके बाद आपको ओमेगा टी ओमेगा नॉट निकल गया। एक दूसरा तरीका भी हम लगा सकते थे कि हमें समय दिया हुआ है और ओमेगा नॉट दिया हुआ है, ओमेगा फाइनल दिया हुआ है और हमें निकालना है अल्फा। तो ऐसा कौन है चीज है जिसमें ये तीनों का रिलेशन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जो फर्स्ट फार्मूला है, ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अब हमें कोणीय त्वरण निकालना है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। वो फार्मूला से भी हमको ये चीजें निकल कर आती है, और ये इसकी वैल्यू हम सारे से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कोई दिक्कत होता है तो हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम।